बहुत सारे लोग फ़िल्म देखने जा रहे हैं और जो नहीं गए हैं प्लीज़ जाइए और आप इस फ़िल्म को देखिए। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये फ़िल्म मैंने क्यों की है, क्योंकि फ़िल्म देखते ही आपको समझ जाएगा कि एक बहुत ही लेगेसी वाली फ़िल्म है। इस फ़िल्म की जो कहानी है बहुत सच्ची है, अनबायस्ड है। जो उस समय की बानो की जो कहानी है, बहुत सारे वुमेन को रिप्रेज़ेंट करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन बट इट आल्सो अबाउट वॉइसेस ऑफ दोज़ मेनी वुमेन फ्रॉम दोज़ डेज़. So, and Saira has her own graph. She has been this one person who comes to this family seeking validation, acceptance, but then she translates into this person who is there for Bano. So it's basically in support of women. How we show in her own capacity, she's showing support, and there's a beautiful journey of her. And when I got to read about Saira, when I tested for this role, I realized there's so much more to bring in as an actor, and it's very compelling that you are getting a chance like this, and I could never let go of this. अ, आप जानेंगे कि आपकी जर्नी जो है मिस यूनिवर्स से जीतने से लेके अब तक काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। जी। तो कैसे हुई ये ट्रांज़िशन ब्यूटी पैरेंट वर्ल्ड से एक्टिंग इंडस्ट्री में? जब मैंने मिस इंडिया किया था तब एक्चुअली मिस इंडिया करने के पहले भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिस इंडिया करूँगी या फिर कभी एक मॉडल की ज़िंदगी जीऊँगी या अब एक एक्टर के शूज़ में रहूँगी। कभी ऐसा सोचा नहीं था और हर एक चीज़ का अपना समय होता है मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ में भी ब्यूटी पैजेंट मैंने इतनी प्लानिंग करके तो नहीं किया था ऑनेस्टली। कभी-कभी आपकी कॉलिंग होती है और आप चीज़ें कर लेते हो और जब समय सही होता है ना, तो सब कुछ सही होता चला जाता है। तो वैसे शुरुआत की मैंने और बहुत सारा लोगों का प्यार मिला, एक्सेप्टेंस मिला उस दुनिया में भी। और जब मैंने ये फ़िल्म की फ़िल्म अभी-अभी रिलीज़ हुई है और आप लोग प्लीज़ देखिए उसे। इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं मैंने जो काम किया है उसको। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि बहुत लकी हूँ मैं कि आप लोग इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेरे कैरेक्टर को भी प्यार दे रहे हैं, फ़िल्म को प्यार दे रहे हैं। तो थैंक यू। अ, पेरेंट स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस और ग्रेस होती है, क्या वो कैमरे के सामने एक्टिंग में भी हेल्प करती है? एक्सपीरियंस अलग होता है। अम, जो पैजेंट की दुनिया है, वहाँ पर आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, ग्रेस की ज़रूरत होती है और आप को एक तरीके का मुखौटा भी एक तरीके से मैं बोलूँगी पहनना होता है क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल ज़िंदगी होती है उसमें आप अलग तरीके की बैटल जी रहे होते हैं। और जब मेरे पैजेंट का दौरान चल रहा था तब बहुत कुछ चल रहा था मेरी भी ज़िंदगी में पर्सनली। पर वो सारी चीज़ें आप भुला करके एक स्ट्रॉन्ग साइड पेश करते हैं दुनिया को, राइट? क्योंकि आपको अपने देश को रिप्रेज़ेंट करना है, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेज़ेंट करना है और बहुत ही एक परफ़ेक्ट दुनिया होती है जहाँ पर आपको एक ग्रेस के साथ अपने आप को कैरी करना होता है। तो बेसिकली मैंने पैजेंट से ये सीखा कि किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को ग्रेसफुली कैसे कैरी करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मुझे पैजेंट से सीखने को मिला। पर जब एज़ एन एक्टर मैंने काम किया, तो वो सब कुछ छोड़ना होता है। मतलब अपने आप को सिचुएशन में सरेंडर कर देना ही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। तो आप जिस सिचुएशन में हो, वहाँ पर आप हर एक चीज़ जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे हो, उसको फ़ील करना और सामने वाले को फ़ील करवा पाना ही एक अच्छे एक्टर की पहचान है। तो अलग-अलग दुनिया है, पर ज़रूर वहाँ की चीज़ें यहाँ पर हेल्प की हैं मुझे क्योंकि अम, कैमरा फ्रेंडली थी मैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि कैमरा रोल होते से डायलॉग्स भूल गए, क्योंकि इतना इंटिमिडेशन नहीं हुआ। आप स्टेज पर जा चुके हो, तो लोग आपको देख रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से डर नहीं लगा, तो हेल्प तो बहुत हुई है। बस हर जगह के अपने बैटल्स हैं, जो आपको खुद लड़ने पड़ते हैं समय आने पे। अ, आपके कैरेक्टर की बात की जाए हुँ। सायरा तो एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करना क्या आपको लगा कि राइट चॉइस है ये? मेरे हिसाब से सायरा ग्रे कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने कैरेक्टर को अप्रोच किया फ़िल्म देखेंगे तो आप समझेंगे भी कि सायरा की अपनी एक दुनिया है फ़िल्म में। सायरा जब कहती है ना एक सीन में कि हम चाहते तो आपका घर भी तोड़ सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सायरा
उस घर में घर तोड़ने आई ही नहीं है। सायरा तो अपनी खुद की एक दुनिया है, उसको छोड़कर यहाँ पर रहने आई है क्योंकि उसको यहाँ पर एक्सेप्टेड होना है, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी चाहिए कि लोग उसे अपना लें और उतनी ही इज़्ज़त दें, उतना ही प्यार दें। तो वो इस दुनिया में अ, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है और आप उसकी जब जर्नी देखेंगे तो इन द एंड वो बानो की हेल्प करती है। तो हेल्प करना या फिर एक तरीके से अपनी कैपेसिटी में बानो को सपोर्ट करती है। तो वो यही दिखाया है कि उसकी अपनी खुद की एक दुनिया है और एक अलग तरीके की फ़िल्म है क्योंकि सेकंड वाइफ़ को विलेन बना देना तो बहुत आसान है। पर सेकंड वाइफ़ को भी उसकी जगह सही रखते हुए स्टोरी को आगे ले जाना एक बड़ी बात है। तो उस तरीके की एक खूबसूरत कहानी है ये। आपने इस कैरेक्टर को इमोशनली कैसे अप्रोच किया? जैसे मैंने कहा कि एज़ एन एक्टर नो आपको सब कुछ छोड़ देना होता है। सरेंडर कर दो कि ये आपकी सिचुएशन है और उसकी डेप्थ्स को पढ़ना, बहुत बार मुझे लगता था कि सायरा कैसे सोचती होगी? मैंने कई सारी पोएट्रीज़ भी लिखी हैं एज़ सायरा क्योंकि जब आप उसके बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हो कि सायरा कहाँ से है, किस तरीके की अपब्रिंगिंग हुई होगी उसकी। अगर वो ऐसे बात कर रही है आपसे, तो ऐसे क्यों बात कर रही है आपसे? एक वजह होती है ना, हमारी जो पर्सनैलिटी शेप होती है, उसके पीछे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस बनाना, किन-किन लोगों से मिलती होगी, अब्बास से जब वो मिली होगी तो किस तरीके का टाइम स्पेंड किया होगा उन्होंने पहले, ये सब चीज़ें मैं लिखती थी अपनी डायरी में। और उस तरीके के इमोशंस को अपने थॉट्स के थ्रू रिलिव करती थी। तो इस तरीके की प्रिपरेशंस हुई और कभी-कभी अपनी खुद की पर्सनैलिटी से जैसे कि मुझे भी लोगों के लिए एम्पैथी फ़ील होता है, तो उस तरीके की छोटे-छोटे नुआंसेस अपने कैरेक्टर में डालना ताकि उसको आप अच्छे से ओन कर पाओ, तो वो किया मैंने। जब सायरा का नरेशन दिया गया था, तो पहला रिएक्शन क्या था? हेजिटेशन थी, एक्साइटमेंट था या फिर क्यूरियोसिटी? सायरा के लिए मैंने ऑडिशन किया था और जब मेरे पास ये ऑडिशन आया, शुरुआत में तो मैंने ऑडिशन नहीं दिया काफ़ी समय तक। मुझे लगा नहीं था कि ये एक्चुअली ट्रांसलेट हो जाएगा प्लस काफ़ी हेवी सीन्स थे जब ऑडिशन में आए थे, तो मुझे लगता था कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दूँगी, आराम से दूँगी। उस वक़्त मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने बहुत काफ़ी डिले किया और कभी-कभी आप थोड़ा ये भी सोचते हो कि ऑडिशन दे रहे हो आप, हज़ारों ऑडिशंस देते हैं, कभी कोई मटेरियलाइज़ होता है, कोई नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो मैंने इतना कुछ काउंट नहीं किया था इस ऑडिशन पे, पर जब मैंने फाइनली 3 हफ्ते के बाद ये ऑडिशन दिया, तो मैं पूरी तरीके से घुस गई थी कैरेक्टर में। मैंने वो चीज़ें पहनी जो सायरा मेरे हिसाब से पहनेगी, जो मेरा इंटरप्रिटेशन था क्योंकि ऑब्वियसली जब पहला ऑडिशन होता है तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डायरेक्टर से मिल जाते हैं या टीम से मिल जाते हैं, तो आपको अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन दिखाना पड़ता है। तो मैंने स मेरे हिसाब से जैसी सायरा लगी मुझे, मैंने उस तरीके से उसको तैयार किया, वो चीज़ें लगाई, वो चीज़ें की जो सायरा करेगी और उस तरीके का माइंडसेट तैयार किया और फिर उस तरीके से ऑडिशन को अप्रोच किया एंड देन ऑब्वियसली आई गॉट शॉर्टलिस्टेड देन फर्दर थिंग्स हैपेंड सो it's been quite a journey. इमरान हाशमी के साथ काम करने के अलावा केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए आप दोनों का क्या प्रोसेस फॉलो किए? आई थिंक इमरान एक बहुत ही सहज कलाकार हैं। जब आप इमरान से मिलेंगे तो कोई वेट नहीं है उनके ऊपर उनकी सक्सेस का। वो आपको उतना ही इम्पोर्टेंट फ़ील कराते हैं जितना कि वो खुद हैं। मतलब आपको उनके बगल में बैठकर उनके साथ सीन करके ये नहीं लगेगा कि यार आप किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे छोटा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो एफ़र्ट डालते हैं कि आप बराबर फ़ील करें और आपको कंफ़र्टेबल करते हैं। तो जब हम सीन्स कर रहे होते हैं, तो वो भी सेम पेज पर हैं आप। वो भी उस सीन का हिस्सा हैं और हम भी उस सीन का हिस्सा हैं, तो आप दोनों बराबर हैं और इस तरीके का स्पेस दिया उन्होंने मुझे एज़ एन एक्टर। और वो खुद भी हर एक सीन इतनी सहजता से कर ले जाते हैं कि मतलब आप आराम से हँसते-खेलते हुए बात कर रहे हो और सडनली वो इतने इंटेंस सीन कर देते हैं कि आपको देखकर लगता है अरे! कैसे कर दिया? सेट पे कोई मेमोरेबल या फनी मोमेंट जो आपको याद है विद इमरान एंड यामी दोनों? अम, आई थिंक जो भी मेरे सीन्स थे यामी के साथ में वो सारे ही बहुत हेवी सीन्स थे, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही वैसा है फ़िल्म में। तो एज़ सच तो अम, हमारा कोई ऐसे
फन मोमेंट नहीं हो पाया क्योंकि हर एक सीन के पहले मेंटली जब आप एज़ एन एक्टर अप्रोच कर रहे होते हो तो आपका मेंटल स्पेस आपको उसी हिसाब से रखना होता है। तो ऐसा तो नहीं रहा लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब जब वो उनकी स्टिलनेस में भी जब आप उनको देखते हो ना, वो बैठी भी रहती थी तो आपको लगता था कि वो कैरेक्टर के अंदर है। किस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, छोटी-छोटी चीज़ें देखा होगा आपने एक हैंकी पकड़ी है उन्होंने, पर वो कैरेक्टर को कितना बाँध के रखा है, ये डिटेलिंग आप सीखते हो इन बड़े-बड़े एक्टर्स से। ये हक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने अंदर क्या सीखा है प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों? आई थिंक पर्सनली तो मैंने ये सीखा कि बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन डिमांड करता है ये। तो हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, रोज़ हम सुबह उठते थे, इतनी आवर्स आप काम कर रहे हो, फिर अगले सुबह तो क्या होता है कि आपको उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना होगा, अगर आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं। आप अगर रात के 12 बजे भी आप अपने वापस आ रहे हो और आपको वापस 5 बजे उठ के जाना है, पर अगले दिन मेरी जर्नी ये रही है कि मैं मेक श्योर करती थी कि मैं जब अगले दिन का अपना सीन पढ़ के जाऊँ, अच्छे से मैं उसको याद रखूँ और इमोशनल ग्राफ बना लूँ पहले से ही। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि सेट पर जाकर मुझे कुछ भी फ़िगर आउट करना है क्योंकि मुझे तैयार होकर जाना पसंद है। तो मैं उस तरीके से अपना काम करती थी, तो वो सीखा। प्रोफ़ेशनली मैंने बहुत यामी को देखा, इमरान को देखा और ये देखा कि अ, छोटी-छोटी चीज़ों में डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है और वो समय के साथ आप सीख जाते हैं, पर अपनी पर्सनैलिटी डालना, ईज़ के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 5 इयर्स में वर्तिका सिंह को हम किस टाइप के रोल और प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? मेनस्ट्रीम या वुमेन सेंट्रिक या एक्सपेरिमेंटल? मैं तो कहूँगी कि आप हर तरीके के रोल्स में मुझे देख सकते हैं क्योंकि एक एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए। आपको अपनी कैपेसिटी लिमिटेड नहीं करनी चाहिए। आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, आप आर्ट भी कर सकते हैं, आप क्रिटिकली अक्लेम्ड फ़िल्म्स भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे की जो भी चॉइसेस बनाऊँ, वो मेरी खुद के टर्म्स पे हो कि जहाँ पर मुझे पसंद हो स्टोरीज़, एज़ लॉन्ग एज़ आई लाइक द स्टोरी, एज़ लॉन्ग एज़ आई लाइक माय कैरेक्टर एंड आई एम कन्विंस्ड विद इट, आई थिंक इट्स गुड इनफ टू गो। वर्तिका कह सकते हैं कि ये आपकी परफेक्ट सेटिंग मूवी है या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसी मूवी से कुछ आने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट ड्रीम डेब्यू है इनफैक्ट क्योंकि क्या होता है सालों लग जाते हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करते हुए कि आप एक अच्छे एक्टर हैं और अगर आपको वो एक पहली फ़िल्म से वो कॉन्फिडेंस लोग दे रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हैं, आपने इस फ़िल्म में अच्छा काम किया है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं मेरे लिए, लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो वो चीज़ पहली फ़िल्म में मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक ड्रीम डेब्यू ही हुआ ये। वर्तिका फ्यूचर में किन एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहेंगी और मतलब किन डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगी? आई थिंक मेरे ड्रीम डायरेक्टर तो संजय लीला भंसाली सर हैं। बहुत पसंद है मुझे उनकी फ़िल्में क्योंकि जिस तरीके की पोएट्री के साथ वो अपनी फ़िल्मों का पूरा प्रोजेक्शन करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ज़ोया अख्तर की फ़िल्में पसंद है। हम काश मुझे विकी कौशल के साथ काम करने को मिले, रणबीर कपूर के साथ काम करने को मिले। अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, हमारे किंग खान आई होप वन डे। सो या आई थिंक बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में अब तो और पहले भी। तो आई रियली होप दैट आई विल गेट टू वर्क विद गुड पीपल। लखनऊ से आप हैं और आप शूटिंग भी लखनऊ में कितना ज़्यादा रिलैक्स रहता है इंसान एज़ एन एक्टर और कितना ज़्यादा काम पे फोकस हो जाता है क्योंकि आपको यदि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी है लखनऊ में था आपका घर तो ज़्यादा एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने घर पे बिल्कुल नहीं रुकी थी। क्योंकि आप घर पे रहते तो मेरी मम्मी बोलती खाना खा लो। अरे अभी क्यों इतनी रात तक क्यों तैयार कर रही हो? सो जाओ अभी टाइम हो गया है, सुबह उठ जाना। सो मैं नहीं चाहती थी मुझे ये था कि मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो मैं पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहूँ अपने कैरेक्टर में और कैरेक्टर से ब्रेक नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए मैं क्रू के साथ होटल में ही थी और वहाँ ऑब्वियसली कभी-कभी ऑफ डे होता था तो मैं अपने घर जाती भी थी उनसे मिलने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं।
पर लाइफ एक फुल सर्कल जैसा फ़ील हुई क्योंकि मेरी जो पैजेंट की जर्नी की शुरुआत है वो वहाँ से हुई और अब मेरी फ़िल्मों की जो शुरुआत है वो भी लखनऊ से हुई। तो ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छे से वर्कआउट हो जाएँगी। लास्टली आपको जानना है कि आपके फ्यूचर क्या क्या है? अम, मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा हम इंतज़ार करते हैं और जो भी चीज़ें हैं, उनको अपने आप से ही बाहर आने देते हैं तो अच्छा रहेगा। सरप्राइज़ेज़ तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी। तो या थैंक यू।